डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे पाइनएप्पल कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पाइनएप्पल, जिसका बॉटनिकल नेम है अनानास कोमोसस। यह है ब्रोमीलिएसी फैमिली की फ्रूट क्रॉप है और अगर इसका ओरिजिन देखें तो यह ब्राजील से ओरिजिनेटेड है और इसमें गुणसूत्र संख्या जो है 2n=50 पाई जाती है। अगर इसका इंडिया में इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले 1548 एडी में इसे पुर्तगालीज जो है इंडिया में लेकर आए थे। यह एक मोनोकार्पिक मोनोकोटिलिडन ट्रॉपिकल हर्बेशियस कैंप प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह मोनोकार्पिक है, मोनोकोटिलिडन है या कैंप प्लांट है, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यह टॉपिक प्रोवाइड किया गया है। और इसका अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें तो यह है थाईलैंड। फ्रेंड्स, इसका जो पौधा होता है वह 1.5 मीटर की हाइट तक जाता है और इसका जो स्टेम होता है वह स्टॉकी होता है जिसमें वैक्सी थिक लीव्स पाई जाती है। और अगर इसमें पॉलिनेशन देखें तो इसमें बर्ड पॉलिनेशन होता है और इसमें फ्लावरिंग जो है वह 40 लीफ स्टेज पर पाई जाती है। तो कई बार आपने इसमें पीजी के टेस्ट में देखा होगा या नेट के जो टेस्ट होते हैं उसमें आप देखा होगा कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज कौन सी है। तो फ्लावरिंग स्टेज आती है इसमें 40 लीफ स्टेज पे। यह एक गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉर्पोरेटेबल प्लांट है और इसमें जो एडिबल पार्ट होता है वह ब्रेक्ट एंड पेरियंथ होता है। इसका जो फ्रूट है वह मल्टीपल फ्रूट होता है जिसे कि हम सोरोसिस कहते हैं। यह सिट्रिक एसिड रिच होता है जिसमें सिट्रिक एसिड 0.6 से 0.8% पाया जाता है। इसी तरह इसमें शुगर कंटेंट जो है 10 to 12% पाया जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह होती है कि इसके फ्रूट में स्टार्च नहीं होता है। और अगर इसमें बियरिंग देखें तो यह ओल्ड सीजन टर्मिनल बियरिंग करता है। इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पिक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फ्रूट होता है वह विटामिन ए बी सी कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और फेरस रिच होता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रोमेलिन पाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसका जो फ्रूट होता है उसको फ्रेश या अलग अलग फॉर्म में जैसे कि जूस, जैम, स्क्वैश या सिरप की फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। अब देखते हैं अलग इसमें फ्लावरिंग पे। तो इसका जो फ्लावर होता है वह सॉरी इसमें जो फ्लावर का प्रोडक्शन होता है वह अप टू 200 फ्लावर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं आपस में कॉलेज हो जाते हैं और एक स्पाइनी फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यह जो फ्रूट होता है वह रिच स्वीट टेस्ट और स्पाइनी टेक्सचर के लिए जाना जाता है। आउटर साइड से यह स्पाइनी और थॉर्नी होता है और इनर साइड से यह स्वीट और डिलीशियस होता है। तो इसकी जो अलग अलग फॉर्म्स होती है उनमें से जो कैंड स्लाइस और जूस है वह इंडिया में ज़्यादा डिमांड में रहती है और यह मोस्टली फ्रेशली ही कंज्यूम किया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, यह एक ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि मोस्टली कोस्टल रीजन में पाया जाता है और इसको समुद्र तल से 1000 से 1525 मीटर की ऊंचाई तक लगाया जा सकता है। वेरी हाई टेम्परेचर, फ्रोस्ट और टोटल शेड जो है इसके प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल मानी जाती है। और फ्रेंड्स, इसके लिए अगर हम टेम्परेचर देखें तो सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए इसमें 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना ज़रूरी है। इसमें 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लीव्स जो है उनकी अच्छी ग्रोथ होती है और 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें रूट्स ग्रोथ करती हैं। इसी तरह अगर इसमें टेम्परेचर की बात करें तो बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और अबोव 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए जो टेम्परेचर है उसमें डे और नाइट टेम्परेचर में कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह जो फ्रूट है उसमें नाइट के टाइम हाई टेम्परेचर जो है फ्रूट ग्रोथ के लिए डिटरमिनेंटल माना गया है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है
यानी 1500 mm तक जहाँ बरसात पर ईयर होती है वहाँ पर इसका बेस्ट कल्टीवेशन किया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें सॉइल। तो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल को सभी प्रकार की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है। स्पेशल बात यह है होनी चाहिए कि उसमें ड्रेनेज अच्छा होना जरूरी है। ड्रेनेज प्लस लाइट टेक्सचर की सॉइल जैसे कि सैंडी, एलुवियल सॉइल और लेटरल सॉइल जो है इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और स्लाइटली एसिडिक सॉइल, सैंडी लोम सॉइल जिसका पीएच 5.5 से 6 हो, वह इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बेस्ट मानी जाती है। हैवी क्ले सॉइल इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती है। अब देखते हैं इसमें वैरायटीज। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज हैं। अगर इसमें कमर्शियल पॉपुलर वैरायटी इंडिया में देखें तो वह होती है जाइंट क्यू। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट वैरायटी है क्वीन क्यू, मॉरिशस, शार्लोटे, रोथचाइल्ड, जलधूप, देसी लखत इत्यादि। तो इसकी जो साइने वैरायटी है वह फिलीपींस कल्टीवेटेड ट्रिप्लोइड वैरायटी है। इसी तरह मॉरिशस जो पाइनएप्पल है जो कि केरला में ग्रोन किया जाता है, यह फाइनेस्ट वैरायटी है और साथ ही यह क्वीन ग्रुप में पाई जाने वाली मिड सीजन वैरायटी है। इसी तरह ये जो मॉरिशस है वह टेबल पर्पस के लिए बेस्ट मानी जाती है। फिर इसमें एक वैरायटी है जाइंट क्यू। जाइंट क्यू जो है, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें जो फ्रूट का साइज है वह क्यू से बड़ा होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। क्यू वैरायटी जो है वह साइनिक ग्रुप से बिलोंग करती है और यह एक कमर्शियल लेट वैरायटी है जो कि कैनिंग पर्पस के लिए सुटेबल मानी जाती है। लेकिन क्यू में मल्टीपल क्राउन डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी तरह शर्लेट रोथचाइल्ड जो है वह केरला और गोवा में कल्टीवेट की जाती है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट एंड अरोमा पाई जाती है जो कि क्यू और क्वीन के सिमिलर होती है। अब जो शार्लेट रोथचाइल्ड और क्यू है वह फाइबरलेस जूसी वैरायटी है। इसी तरह जो जल धूप और लखत है वह क्वीन ग्रुप के अंदर आने वाली वैरायटीज हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो जल धूप वैरायटी है उसमें करेक्टरिस्टिक एल्कोहलिक फ्लेवर पाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी आती है स्पेनिश ग्रुप। इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है रेड स्पेनिश, सिंगापुर स्पेनिश, रूबी, मॉरिशस सुगर लोफ। तो इसकी जो सुगर लोफ है वह स्वीटेस्ट और बेस्ट फ्लेवर्ड वैरायटी है। और इसमें जो क्वीन वैरायटी है वह आउटस्टैंडिंग अर्ली टेबल वैरायटी है जो कि मोस्टली डेजर्ट पर्पस जैसे कि जूस, कंसनट्रेट, स्क्वैश और पल्प बनाने के लिए काम में ली जाती है। अब फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं प्लांटिंग। तो प्लांटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे प्लांटिंग सीजन। तो इसमें जो प्लांटिंग का सीजन है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है जो कि वहाँ पर पाए जाने वाले मानसून के ऑनसेट पर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करता है। और इसका आइडियल टाइम जो है प्लांटिंग का वह दिसंबर से मार्च है। और हैवी रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ उस समय हमें इसमें प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें स्पेसिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें कमर्शियल वाइबिलिटी अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई डेंसिटी कल्टीवेशन करना जरूरी होता है। इसमें 63,400 पर प्लांट जो है वह 22.5 इंटू 60 इंटू 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हुए सब ट्रॉपिकल टू माइल्ड ह्यूमिड कंडीशन में बेटर प्रोडक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में अगर देखें तो इसमें प्लांटिंग डेंसिटी जो है 53,300 प्लांट पर हेक्टेयर रखा जाता है, जिसमें प्लांटिंग डिस्टेंस होती है 25 इंटू 60 इंटू 90 सेंटीमीटर। तो इन स्पेसिंग पर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी अलग अलग डेंसिटी रखी जाती है, जैसे कि प्लांटिंग डिस्टेंस 30 इंटू 60 इंटू 90 सेंटीमीटर पर 43,500 प्लांट पर हेक्टेयर। और इसी तरह 30 इंटू 60 इंटू 90 सेंटीमीटर पर 44,444 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं रेनफील्ड कंडीशन में। तो ये सब इसकी अलग अलग डेंसिटी थी।
अब देखते हैं इसमें प्लांटिंग मटेरियल। तो पाइनएप्पल जो है यूजुअली स्कर्स, स्लिप और क्राउन से प्रोपेगेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, वह कम से कम 5 to 6 मंथ ओल्ड होना ज़रूरी होता है। और कमर्शियल पर्पज से अगर हम प्रोपेगेशन देखें तो वह स्कर्स और स्लिप्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि क्राउन जो है वह फ्लावरिंग करने में ज़्यादा टाइम लेता है। और इसी तरह फ्रूट की हार्वेस्टिंग होने के बाद जो स्टाक्स मिलता है उसको भी हम डिस्क की फॉर्म में काट कर उसको प्रोपेगेशन में काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें कमर्शियल प्रोपेगेशन हम किससे करेंगे, स्लिप्स और स्कर्स से। तो इनके लिए सुटेबल वेट हम देखेंगे कि जो स्लिप्स होती है वह 300 to 400 ग्राम होनी चाहिए, और जो स्कर्स है उसका वेट 500 to 750 ग्राम जो है इसके बेस्ट प्रोडक्शन के लिए माना जाता है। अब देखते हैं इसमें प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन में हमने देखा है कि स्कर्स, स्लिप्स वगैरह काम में लेते हैं। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि स्कर्स क्या होता है, स्लिप्स क्या होती है। तो जो स्कर्स होते हैं वह प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज होते हैं, और स्कर्स से जो प्लांट हमें प्राप्त होते हैं उससे जो फ्रूटिंग है वो 18 मंथ की एज पर प्राप्त होती है। इसी तरह जो स्लिप्स होते हैं वह फ्रूटिंग स्टेम और क्राउन से हमको प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें बिफोर प्लांटिंग जो हम ट्रीटमेंट करते हैं सोइंग के लिए वो देखेंगे। तो जो स्कर्स और स्लिप्स होते हैं पहले उनको, जो उसकी लोअर लीव्स होती है उनकी स्ट्रिपिंग ऑफ करनी पड़ेगी। इसके बाद इनको पार्शियल सन और पार्शियल शेड और सन में 3 to 4 डेज के लिए हमको ड्राइंग करना है, ताकि इसके अच्छी तरह इसकी प्लांटिंग की जा सके। और यह सब हमें कभी करना है 3 to 4 डेज बिफोर प्लांटिंग। और इसके बाद क्या है कि जो प्लांटिंग मटेरियल होता है उसको 4 ग्राम पर लीटर वाटर सेरेसान सॉल्यूशन या 0.2% डाइथेन M45 से इसको डिप करना है, ताकि फ्रूट्स और प्लांट को बड रोट के अगेंस्ट रखा जा सके, बड रोट से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखते हैं प्लांटिंग मेथड। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांटिंग मेथड काम में लिए जाते हैं, जो कि वहाँ पर पाई जाने वाली टोपोग्राफी ऑफ लैंड और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो इसमें डिफरेंट प्लांटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? फ्लैट बेड प्लांटिंग, फ्रो प्लांटिंग, कंटूर प्लांटिंग, हेजरो प्लांटिंग और ट्रेंच प्लांटिंग। तो अगर हम कमर्शियल इसको देखें तो इसमें हेजरो प्लांटिंग जो है इसमें काम में ली जाती है कमर्शियली। अब देखते हैं इसमें फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, इसके जो क्राउन होते हैं, क्राउन से जब हम इसको प्लांट को डेवलप करते हैं तो जो फ्लावरिंग है वह 19 से 20 मंथ पे आती है। और अगर हम स्लिप और स्कर्स को काम में लेते हैं तो इसमें फ्लावरिंग जो है 12 मंथ आफ्टर प्लांटेशन मिल जाती है। और स्कर्स जो है वह कब अराइज होते हैं? यह अराइज होते हैं विद द एमर्जेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन जो स्लिप्स है उनका प्रोडक्शन होता है जब वो फ्रूट जो है डेवलप हो जाते हैं, यानी डेवलपिंग फ्रूट के साथ स्लिप्स का प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं इसमें वाटर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, यह एक रेन फेड कंडीशन में ग्रोन की जाने वाली क्रॉप है। इसमें अगर हम सप्लीमेंट्री इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसमें गुड साइज के फ्रूट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर स्केंटी रेनफॉल हो या हॉट वेदर कंडीशन हो तो उस समय 20 से 25 दिन के अंतराल पर इसमें इरिगेशन करना ज़रूरी होता है। इसी तरह जो हम इरिगेशन करते हैं इससे ऑफ सीजन प्लांटिंग भी करने में मदद मिलती है। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल जो है एक शैलो फीडर होता है। इसको हाई नाइट्रोजन और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। और जो हम फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन करेंगे वो अगर रेन फेड कंडीशन में कर रहे हैं तो उस समय सॉइल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है 12 ग्राम, 4 ग्राम और 12 ग्राम पर प्लांट पर ईयर हमको देना है। नाइट्रोजन जो है इसमें 6 डोजेज में, स्प्लिट डोजेज में दी जाती है, और पोटास जो है 2 स्प्लिट डोजेज में दिया जाता है। इसी तरह इसमें जो फॉस्फोरस है उसकी फुल डोज
और पोटेशियम की हाफ डोज जो है प्लांटिंग के टाइम दी जाती है, और रिमेनिंग जो पोटेशियम होती है वह प्लांटिंग के 6 महीने बाद देनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसमें होने वाली इंटरकल्चरल ऑपरेशन को देखेंगे तो जितनी अंतरसस्यीय क्रियाएं हैं उनके अंदर आता है अर्थिंग अप, वीडिंग, मल्चिंग, रिमूविंग ऑफ स्लिप स्कर्ट्स एंड क्राउन्स, रेटून क्रॉप। और तो फ्रेंड्स, अगर हम वीडिंग में देखें तो इसमें पाए जाने वाले मुख्य खरपतवार है नट ग्रास या हरियाली। तो इनको अप्रोप्रिएट जो वीडिसाइड है उनका प्रयोग करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर इन जो हमने टर्म्स यूज़ की है इंटरकल्चरल ऑपरेशन में, उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप जो है वह जो रेटून क्रॉप हम लेते हैं वहाँ पर यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है कि जब हम रेटून लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लांट का जो बेस है वो शिफ्ट होता जाता है क्रॉप आफ्टर क्रॉप, और जो पाइनएप्पल होता है वह शैलो रूट रखता है, इसलिए इसमें लॉजिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यह अर्थिंग अप कर देने से इसमें प्लांट में गुड एनकरेज होता है, और आफ्टर हार्वेस्टिंग प्लांट में 1 या 2 स्कर्स छोड़ते हुए अर्थिंग अप करना जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ स्कर्स, स्लिप्स एंड क्राउन्स। तो फ्रेंड्स, इसमें प्लांटिंग के साथ ही इसमें बहुत सारे स्कर, स्लिप्स और क्राउन अराइज होने लग जाते हैं, जिनका टाइम टू टाइम रिमूव करना जरूरी होता है। तो जो मोस्टली जो स्कर्स और स्लिप्स होते हैं उनमें से कोई केवल 1 या 2 को छोड़ते हुए बाकी को रिमूव करना होता है। अगर स्लिप्स की संख्या ज़्यादा होती है तो यह फ्रूट की मेच्योरिटी को डिले कर देती है, इसलिए जल्दी से जल्दी जो स्लिप्स होती हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। और जो अगर हम फ्रूट वेट के इंक्रीज की बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्कर्स प्लांट में इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे फ्रूट वेट बढ़ता है, इसलिए जो डीसकरिंग की प्रोसेस है उसको हम डिले कर सकते हैं। और अगर इसमें क्राउन के रिमूवल की बात करें तो यह इसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्राउन को रिमूव करने से जो फ्रूट की अपीयरेंस है वह कम हो जाती है और इसमें हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हम जो क्राउन है उसकी पार्शियल पिंचिंग कर सकते हैं। इसमें जो इनर मोस्ट हॉर्ल होता है लीफलेट का, उसी अलोंग विद ग्रोइंग टिप को ही रिमूव किया जाता है, जो कि इससे क्या होता है कि जो फ्रूट है उसमें बेटर साइज और शेप मिल जाती है। और यह हमें कब करना है, जब फ्रूट सेट हो जाता है उसके 45 डेज बाद यह क्रिया करनी है। अब देखते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉइस्चर कंजर्वेशन करना और वीड कंट्रोल करना। तो इसमें ड्राई लीव्स और स्ट्रॉ जो है वह मल्चिंग के लिए काम में ली जाती है। और अगर हम ब्लैक पॉलीथीन को मल्चिंग की तरह काम करते हैं तो यह इजीएस्ट और लेस्ट लेबोरियस प्रोसेस है। इसमें जो फ्रूट्स होते हैं उसमें राइस स्ट्रॉ और पाइनएप्पल लीव्स के द्वारा इनको कवर किया जाता है, ताकि इसमें कम से कम सनबर्न हो और बर्ड्स के द्वारा इसमें कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट इसमें कल्चरल ऑपरेशन आता है रेटून क्रॉप। रेटून क्रॉप जो है इंडिया में कम से कम 3 क्रॉप इसकी रेटून के रूप में ली जा सकती है। अब देखते हैं यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल कल्टीवेशन में ग्रोथ रेगुलेटर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें NAA और इससे रिलेटेड कंपाउंड जैसे कि प्लेनोफिक्स या सेलेमोन जो है 10 to 20 ppm की अगर स्प्रे की जाती है तो यह पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। इसी तरह 200 से 300 ppm NAA फ्रूट सेट के 2 से 3 महीने बाद अगर किया जाता है तो इसमें फ्रूट का साइज 15 से 20% तक बढ़ जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर इंडक्शन को बढ़ाना हो तो इसके लिए हमको क्या करना है, 50 ml सॉल्यूशन जो है कैल्शियम कार्बाइड जिसमें 20 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन बनाना है, और इथरेल 0.25 ml पर लीटर, इन सब का स्प्रे करने से इसमें फ्लावर इंडक्शन होता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इर्रेगुलर फ्लावरिंग होती है तो जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वह बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म फ्लावरिंग लेने के लिए
इथरेल 100 ppm सॉल्यूशन जो है वह है उसका स्प्रे हमें फ्लावरिंग से 1 महीने पहले करना है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें प्लांट प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट। तो मोस्टली यह इंसेक्ट पेस्ट से फ्री होता है, लेकिन इसमें मिलीबग और स्केल इंसेक्ट जो है वह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलीबग जो है सभी प्रकार की क्रॉप में दिखाई देता है, यह एक सेप्स किंग इंसेक्ट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, कार्बोफ्यूरॉन 15 से 17 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इन्फेक्टेड प्लांटेशन में हमको इसको स्प्रे करना है। अब इसमें देखते हैं डिजीज। तो इसमें लगने वाली डिजीज है हार्ट रोट। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बोर्डेक्स मिक्सचर 4:4:50 के रेशियो में या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन का स्प्रे करके हमको स्प्रे करना है। इसी तरह इसके जो स्कर्स होते हैं उनको प्लांटिंग से पहले फंजीसाइड में डिप करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेम रोट ऑफ पाइनएप्पल। तो इसका कंट्रोल मेजर अगर हम देखें तो जो हमारा प्लांटिंग फील्ड है वहाँ पर गुड ड्रेनेज होना ज़रूरी है। इसी तरह जो प्लांटिंग मटेरियल होता है उसको शोइंग से पहले या यूज़ करने से पहले बोर्डेक्स मिक्सचर में डिप करना ज़रूरी होता है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर में डिप करने से और गुड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करने से स्टेम रोट और अदर फंगल डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम है वह होता है 2 to 2.5 ईयर्स, यानी पौधा लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक कम से कम 2 से 2.5 साल का वर्ष का समय लग जाता है। और पाइनएप्पल का जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर इनिशिएशन है वह 12 से 15 मंथ की एज पर होता है, और जो फ्रूट है वो 15 से 18 मंथ की एज पर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। यह वैरायटी टू वैरायटी और टाइम ऑफ प्लांटिंग पर डिपेंड करता है। तो जनरली जो पाइनएप्पल होता है वह फरवरी से अप्रैल में फ्लावरिंग करता है, और जो फ्रूट है वो जुलाई से सितंबर में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। कई बार ऑफ सीजन फ्लावर भी आ जाते हैं जो कि सितंबर से दिसंबर में फ्रूटिंग करते हैं। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो इसका फ्रूट होता है वह फ्लावरिंग के बाद 5 महीने बाद राइपनिंग कर जाता है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और जो इसमें स्टेज ऑफ मैच्योरिटी है हार्वेस्टिंग के लिए वह अलग अलग जो स्टोरेज है, सेल्फ लाइफ है या मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी को हम कैसे जज करेंगे, इसके लिए येलो कलरेशन ऑफ द आइज को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें फ्रूट में कलर की अलग अलग स्टेज पाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल आइज ग्रीन टू आइज येलो विद रेडिश ब्राउन कलर। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे ये है मैच्योर होता जाता है, इसमें जो आइज होती है उनका कलर ग्रीन से येलो और रेडिश ब्राउन होता जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो कैनिंग पर्पज के लिए जो फ्रूट हार्वेस्ट किया जाता है उसमें जो फ्रूट का बेस है वहाँ पर कलर में स्लाइट चेंज आ जाता है, उससे में इसको कैनिंग के लिए काम में ले सकते हैं। इसी तरह जो टेबल पर्पज के लिए जो फ्रूट हम काम में लेते हैं उसको जब तक वह गोल्डन येलो कलर नहीं आ जाता है तब तक इसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसमें यील्ड। तो इसमें 50 to 80 टन पर हेक्टेयर यील्ड ली जा सकती है। यह वहाँ पर पाई जाने वाले स्पेसिंग और कल्चरल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसी तरह हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर इसमें 70 से लेकर 105 टन पर हेक्टेयर तक प्रोडक्शन लिया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रूट्स को सनबर्न से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह जो स्कर्ट्स और स्लिप्स है पर यूनिट एरिया मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है, और प्लांट के अंदर नॉन लॉजिंग कंडीशन को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सब बेनिफिट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के। अब देखते हैं इसमें स्टोरेज। तो फ्रूट्स जो है उसको क्राउन के साथ बिना किसी डैमेज के 10 से 15 दिन तक हार्वेस्टिंग के बाद स्टोर किया जा सकता है। और
पाइनएप्पल को 20 दिन तक स्टोर करने के लिए 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करना है। और अगर हम बेस्ट स्टोरेज देखें तो 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अच्छी तरह से स्टोर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आपने पाइनएप्पल में बहुत सारी अबनॉर्मलिटी देखी है फ्रूट के अंदर, तो उन्हीं को अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है मल्टीपल क्राउन। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट होता है उसमें 1 से लेकर 25 तक के क्राउन डेवलप हो जाते हैं, और यह एक हेरिटेबल करैक्टर है जो कि साइनिक ग्रुप क्यू में पाया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो फ्रूट होता है वह कैनिंग के लिए अनफिट हो जाता है। इसी तरह दूसरा अबनॉर्मलिटी आती है फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट एंड क्राउन फेजिकेशन। इसमें डी फॉर्म्ड यूजलेस फ्रूट की फॉर्मेशन होती है जो कि हाई फर्टिलिटी और हाई मॉइस्चर के कारण होती है वार्म वेदर में। इससे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर हाई विगर आ जाती है और उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उस समय इसमें फ्रूट एंड क्राउन फेजिकेशन आ जाता है। और इस तरह के प्लांट्स जो है वह नॉर्मल प्लांट्स से फ्लावरिंग करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी इन फ्रूट, कॉलर ऑफ स्लिप्स। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट का बेस पार्ट है वहाँ से बहुत सारी संख्या में स्लिप्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिससे कि स्मॉल टेपर्ड फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। यह हाई नाइट्रोजन और हाई रेनफॉल के साथ होता है। जब साथ ही इसमें लो टेम्परेचर आ जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्लिप्स की प्रोडक्शन होने लग जाती है। तो यह सभी अवस्थाएं जो है फ्रूट फॉर्मेशन में अबनॉर्मलिटीज लाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पाइनएप्पल कल्टीवेशन को स्टडी किया है। फ्रेंड्स, इसमें कोशिश की गई है कि आपके प्री पीजी, जेट, नेट या जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आने वाले सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।